शैल तंत्र पेपर फर्स्ट का हम लोग सिलेबस का पॉइंट नंबर फर्स्ट कर रहे थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो देखो यहाँ पे सिलेबस में पेज नंबर दिया है, जैसे शैल तंत्र का परिभाषा ये पेज नंबर 6 पे है और उसका इम्पोर्टेंस पेज नंबर 7 पे है। और टोटल इंट्रोडक्शन आप शैल तंत्र की बात करें तो 1 से 7 तक वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आएंगे। उसकी जो हिस्ट्री है वो 8 to 13 पेज पे है। तो इसी बुक से हम लोग पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों की कवर हो गई है। आप इसका फर्स्ट नंबर का जो लेक्चर होगा उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे धन्वंतरी परिचय से। तो देखो धनु मतलब क्या होता है, धनु मतलब शैल्यम और तस्यांतम परमेति गच्छति इति धन्वंतरी, मतलब शैल शास्त्र के आदियोमंत सम्यक ज्ञाता को धन्वंतरी कहा जाता है। ये लाइन आपको याद कर लेनी है। या देखो यहाँ धनु मतलब यहाँ धर्म समझा गया है। देखो धन्वंतरी को अलग अलग लिखा गया है। तो धनु मतलब धर्म और अंत मतलब नकारात्मक, इसलिए धनु प्लस अंत एक में करोगे तो नकारात्मक के उल्टा क्या हुआ, धर्म के उल्टा नकारात्मक। तो देखो धर्म धनु प्लस अंत, तो धर्म के उल्टा क्या मतलब धर्म के विपरीत, मतलब क्या हुआ, अधर्म हुआ। और अधर्म को माना गया है व्याधि से, औरी मतलब शत्रु। तो तीनों को एक साथ लिखा गया, धनु प्लस अंत प्लस अरी। तो देखो धनु प्लस अंत मतलब होता है अधर्म मतलब व्याधि और अरी मतलब होता है शत्रु। तो अधर्म का शत्रु मतलब व्याधि का शत्रु। इस प्रकार से इसको समझ के याद कर लेंगे आप। देखो यहाँ पे जो धन्वंतरी के विभिन्न मत हैं इसको नहीं पढ़ना है, अलग अलग आचार्यों का बहुत सारा मत दिया हुआ है, इतना नहीं पढ़ पाएंगे ना याद कर पाएंगे यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से। रेफरेंस देखो ये याद कर लेना है आपको कि सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी का परिचय इस प्रकार से है कि मैं धन्वंतरी देवताओं की वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु को नष्ट करने वाला आदि देव धन्वंतरी आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ शैल तंत्र का उपदेश करने के लिए पुनः इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। लिखो श्लोक रेफरेंसेस आप ध्यान रखेंगे। अहम ही धन्वंतरी आदिदेवम जरारु मृत्यु हरो मरणायाम शैल अंग अंगोर रूपेत प्राप्यो अस्मिन गाभू इत उपदेशितम। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। बात करते हैं धन्वंतरी के काल की। तो धन्वंतरी का काल 1500 माना गया है, ठीक है, 1500 ईसा माना गया है। सुश्रुत संहिता के परिचय में ज़्यादा बातें आपको ध्यान नहीं देनी है, बस ये याद रखिए सुश्रुत संहिता के निर्माता विश्वामित्र के पुत्र हैं, उनका नाम क्या है, सुश्रुत। तो सुश्रुत के पिता कौन है, विश्वामित्र, और विश्वामित्र के पुत्र कौन है, सुश्रुत। ये कौन है, तो सुश्रुत संहिता के निर्माता है। वही सेम बात नीचे भी बताई गई है, तो आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है, वही सेम लाइन नीचे दोहराई गई है। देखो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग सर्जरी पोर्शन स्टार्ट हैं। तो उससे पहले थोड़ी चीज़ें और देखते हैं। सुश्रुत का काल देखो दूसरी सती है, जबकि वृद्ध सुश्रुत का काल 1500 ईसा पूर्व है। ये सारे कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे इससे दूर हो जाएंगे कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे सुश्रुत संहिता का स्तर, तो प्रचलित सुश्रुत संहिता जो है उसको 4 स्तरों में लिखी गई है। प्रथम हुआ कि आदि उपदेष्टा कौन है, जो जब उपदेश देगा तभी तो कोई तंत्र लिखेगा, तो संहिताकार तभी हुए होंगे। तो भगवान धन्वंतरी जब उपदेश दे रहे थे तो वृद्ध सुश्रुत संहिता को लिख रहे थे, ठीक है। तो दोनों गुरु और शिष्य का दोनों का काल सेम होगा, तो 1500 ईसा पूर्व दोनों लोगों का काल माना जाता है। जबकि बात की जाए प्रथम प्रतिसंस्कर्ता की, तो वो हैं सुश्रुत और उनका काल होता है दूसरी सती, जबकि द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन है और उनका काल होता है 5वीं सदी। और पाठ शुद्धि की बात की जाए तो वो होते हैं चंद्रट 10वीं सदी। अब बात करते हैं सुश्रुत संहिता के टीकाकार की। तो देखो संस्कृत टीकाकार पहले याद करो, तो यहाँ जज्जेट लिखा है, जड्डाचार्य, तो ये इन्होंने टीका लिखी, तो बस इनका नाम याद रखो और ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं याद करना है। बाकी देखो गयादास की बात करते हैं, तो गयादास के द्वारा लिखी गई टीका का नाम है पंजिका या न्याय चंद्रिका, और ये केवल निदान स्थान पर ही उपलब्ध मिलती है। और इसके काल की बात करें तो ये 10वीं सदी इनका काल माना गया है। जबकि चक्रपाणी दत्त की तो ये चरक संहिता पर टीका लिखी गई है, और साथ में इन्होंने सुश्रुत संहिता पर भी भानुमति नाम की टीका लिखी है। तो सूत्र स्थान पर ही सिर्फ उपलब्ध मिलती है, और इनको उपाधि दी गई है चरक, चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्रनयन की उपाधि इनको दी गई। इनके काल की बात की जाए तो इनका काल 10वीं सदी माना जाता है। बात करते हैं आचार्य दलहल की। तो दलहल ने निबंध संग्रह नाम की सुश्रुत संहिता पर टीका लिखी है, और इनका काल होता है 12वीं सदी। हराणचंद्र की बात करें तो हराणचंद्र सुश्रुत संहिता पर टीका करते हैं, और इनकी टीका का नाम है सुश्रुतार्थ संदीपन।
इस प्रकार से हमारे संस्कृत टीकाकार कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हिंदी टीकाकार की। तो हिंदी टीका में देखो भास्कर गोविंद घाड़ेकर जो आयुर्वेद रहस्य दीपिका की टीका लिखते हैं 12वीं सदी में, और दूसरी आप याद रखेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं अंबिका दत्त शास्त्री की आयुर्वेद तत्व संदीपिका जो है 20वीं सदी की। अंग्रेजी टीकाकार जब आपको टाइम मिले तो कभी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से सुश्रुत संहिता की रचना, तो 5 स्थानों में विभाजित की गई है और उसके बाद प्रतिसंस्कर्ताओं ने नागार्जुन ने उत्तर तंत्र को समाविष्ट करके 6 स्थान कर दिए हैं। तो देखो सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, उत्तर स्थान, और साथ में ये अध्याय आप ध्यान रखेंगे 46, 16, 10, 48 और 66। देखो यहाँ पे सुश्रुत संहिता में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन, मतलब सुश्रुत संहिता में कौन सा तंत्र कहाँ पे वर्णन है। तो जैसे कि साला के तंत्र की बात करें तो उत्तर तंत्र में वर्णन मिलता है, जबकि कौमार भृत उत्तर तंत्र में मिलता है, और काय चिकित्सा भी उत्तर तंत्र में मिलता है, भूत विद्या उत्तर तंत्र में मिलता है। बाजीकरण तंत्र की बात करें तो चिकित्सा स्थान में वर्णन मिलता है, रसायन चिकित्सा स्थान में वर्णन मिलता है, और विष तंत्र का कल्प स्थान में वर्णन मिलता है, और शैल तंत्र सर्जरी है तो ये पूरे बुक में मिलेगी। तो याद रखो इतने सारे जो है उत्तर तंत्र में मिले, और जो बाजीकरण और रसायन वो चिकित्सा स्थान में मिल गए, और विष वाला कल्प स्थान में, बाकी पूरे सुश्रुत में शैल तंत्र का वर्णन मिलता है। इधर देखो सुश्रुत संहिता के वैशिष्ट, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ से हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं सर्जरी पोर्शन, शैल क्रम अभ्यास का, सर्जिकल प्रैक्टिस का। तो इसमें त्रिविध कर्म होता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। ये सुश्रुत सूत्र 5/3 का श्लोक है। तो देखिए तीनों कर्म क्या होते हैं। पूर्व कर्म मतलब होता है प्री ऑपरेटिव, मतलब कोई भी शस्त्र कर्म करना है तो उसकी तैयारी का विवेचन किया गया है, जैसे कि आवश्यक सामग्री, यंत्र तंत्र, भोजन को एकत्र करना, शुभ दिन समय पर प्रकाश तथा रोगी के भोजन और उपवास पर विचार इत्यादि, ये सारी चीजें पूर्व कर्म में आती हैं। जबकि प्रधान कर्म की बात करें ऑपरेटिव की, तो विभिन्न व्याधियों में शैल कर्मों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें अष्टविध शस्त्र कर्म आते हैं। देखो पश्चात कर्म की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव होता है। इस काल में रोगी के भोजन, निद्रा, व्रण बंधन आदि विभिन्न का विवेचन किया गया है। अब देखो अनुसंधान कर्म की बात करें, रिसर्च वर्क की, तो आचार्य सुश्रुत ने अन्य विभिन्न शास्त्रों का भी अध्ययन करने का निर्देश है। मतलब वो ये नहीं कहते सिर्फ और सिर्फ आप सुश्रुत संहिता को पढ़ो, वो कहते हैं अन्य संहिताओं पर भी रिसर्च करो आप। देखो कहा है अनुसंधान को प्रधानता देते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि एक ही शस्त्र को पढ़कर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, अपितु चिकित्सक को विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे वह नए नए तथ्यों को स्पष्ट कर सके। एकम शास्त्रम अध्ययनो विद्या च शास्त्र निश्चितम तस्माद बहुसुता शास्त्रम विज्ञानीय चिकित्सका। ठीक है, तो ये वाला श्लोक आप रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। देखो बात करते हैं यहाँ पे कि अध्ययन के अंत पार जाने वाला इच्छुक जो छात्र होता है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो वो अनुसंधानकर्ता जो होता है वो सदा क्या होना चाहिए, वाणी के सौष्ठव होना चाहिए, मतलब हित एवं मधुर भाषण करने वाला, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करने वाला होना चाहिए। अर्थ विज्ञान मतलब उसे डीप नॉलेज होना चाहिए, क्रिया में निपुण प्राप्ति होना चाहिए, और शस्त्र के अभ्यास उसको होना चाहिए, साथ में चिकित्सा के उसको सिद्धि होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको इस सारी चीज़ों में प्रयत्न रहना चाहिए। तो ये वाला श्लोक आपको याद करना हो तो याद कर लीजिए, वरना हिंदी आपको इजीली समझ में आएगी। वाक सौष्ठव होना चाहिए, अर्थ विज्ञानी होना चाहिए, प्रलब्धते कर्म निपुणो तद अभ्यासो सिद्धो। ये सारी चीजें यहाँ तक आप याद कर लोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब देखो आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम शरीर की रचना में एनाटॉमी का महत्व समझाते हुए छेद मतलब डिसेक्शन का वर्णन किया है। मतलब डिसेक्शन का वर्णन सबसे पहले किसने बताया, तो आचार्य सुश्रुत ने ही बताया है। रक्त को अत्यधिक महत्व दिया है और इन्होंने चतुर्दोष की उपाधि भी रक्त को दी है। बात करते हैं आतुरालय की, तो यंत्र में 111, 101 और शस्त्र 20, क्षार व अग्नि से संबंधित उपकरणों का विशेष वर्णन प्राप्त होता है, और रक्त सेचन के लिए श्रृंग, जलौका, अलाबू आदि का वर्णन मिलता है। बात करें देखो श्रृंग, जलौका और अलाबू सारे रक्त निकालने के लिए होते हैं। दोष की प्रधानता पे जैसे वात दोष है और पित्त की दुष्टि है और कफ की दुष्टि है, तो आप सजा से याद करेंगे SJA। तो देखो
वात की प्रधानता है तो श्रृंग द्वारा रक्तमोक्षण होगा, जबकि पित्त की प्रधानता है तो जलौका द्वारा रक्तमोक्षण होगा, और कफ की प्रधानता है तो अलाबु द्वारा रक्तमोक्षण होगा। वर्णों की चिकित्सा हेतु षष्ठी उपक्रम का वर्णन किया गया है, जिसमें वर्णित पांडु कर्म, कृष्ण कर्म, लोप अपहरण, रोम संजनन, अवसाधन, उत्साधन आज तक के अपनी विशिष्टता बनाए हुए हैं, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक सर्जरी का आधार है। कौमार भेद से संबंधित कुमारागार और सूतिकागार का भी निर्देश किया गया है, और अस्मरी, भगंदर, मूत्र वृद्धि, दकोदर, ठीक है, आदि रोगों का शस्त्रक्रम में भी वर्णन किया गया है। इनमें भी देखो, और अत्यधिक चिकित्सा की बात करें तो ड्राउनिंग हुआ, हैंगिंग हुआ, स्ट्रंगुलेशन हुआ, दग्ध हुआ, इन सब चीज़ों का भी वर्णन किया गया है सुश्रुत संहिता में। नासा एवं कण संधान विधियां सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत की ही देन है, जिस आधार पर आजकल प्लास्टिक सर्जरी विकसित हुई है। अस्थि भंगन या संधि मोक्ष, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन का भी विस्तृत वर्णन इसी में मिलता है। युक्त सेनीय अध्याय की बात करें तो युक्त सेनीय अध्याय में सेना के जवानों की चिकित्सा की व्यवस्था, शैल का निहरण का उपाय और विश्व में सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत ने ही किया है, जो उनकी मौलिक देन है। शैल चिकित्सक होते हुए भी काय चिकित्सा को महत्व बताया है, समझाते हुए व्याधियों का वर्गीकरण, विस्तार में वर्णन और चिकित्सा का उल्लेख किया है। रोग संक्रमण और उपसर्गिक व्याधियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, एक यहाँ ये देख लीजिए, मक्खियों द्वारा वर्ण में कृमियों की उत्पत्ति, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है, ये श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ से कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र अभिसंध और उपसर्गिक रोग के एग्जाम्पल है। देखो, कुष्ठम ज्वरश्चा, शोषश्चा, नेत्र अभिसंधन योचा, उपसर्गिक रोगश्चा संक्रमति न नरम, ठीक है। और देखो यहाँ से आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मैथुन, सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब प्रसंगात, गात सा स्पर्श मतलब एक गात्र दूसरे गात्र से शरीर का स्पर्श होना, श्वास, उश्वास और श्वास, ब्रीथिंग और साथ में भोजन करने से मतलब सह भोजनात्, ठीक है। और एक ही बिस्तर का उपयोग करने से मतलब सहशय्या, वस्त्र माला एवं लेप का प्रयोग करने से मतलब वस्त्र माल अनुलेप, ठीक है, इन सारी चीज़ों से भी फैलता है। अगत तंत्र में अलर्गिस, हड़ताल, वश, नाभियों, फेनासम इत्यादि का भी वर्णन, विष चिकित्सा का वर्णन कल्पस्थान में प्राप्त होता है, जो अभी ऑलरेडी आपको बताया गया था। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जहाँ से सेल एवं सेल तंत्र की बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल तंत्र की निरुक्ति, फिर सेल की परिभाषा, फिर सेल तंत्र की परिभाषा, और फिर सेल के गुण, और लास्ट वाला देखेंगे पॉइंट क्या होता है, तो अष्टांग आयुर्वेद में सेल तंत्र की प्रधानता।